नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में बात करूंगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती हैं। तो मंत्रिपरिषद में क्या हुआ है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे फेरबदल हुआ है। तो उसके बाद से प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडलीय जो समितियां हैं उसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो वर्तमान समय में हमारे पास कौन कौन सी मंत्रिमंडल समिति हैं, तो ये देखते हैं। अभी फ़िलहाल में 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। पहली, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। इसका काम जो है वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना है। आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, जो भी आवास से संबंध है तो उनके संबंध में जो भी काम रहता है ये समिति करती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तो जो भी आर्थिक मामले हैं देश के उसके बारे में ये जो समिति है वो निर्णय लेगी। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जो भी संसदीय काम है इसके बारे में ये निर्णय लेती है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, छठवीं क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति। इसमें सुरक्षा के ऊपर काम देखा जाता है। निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश और विकास का काम देखना इसका लक्ष्य होता है। रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, इसका लक्ष्य क्या है, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना या उत्पन्न करना। आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा जितनी भी समितियां हैं उसमें आवास संबंधी और संसदीय मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है इन दोनों को छोड़ के बाकियों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या है कि रूल ऑफ बिजनेस बना करके उनकी स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। भारत में कार्यपालिका जो है भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली 1961 के तहत काम करती है। तो जो भारत में कार्यपालिका है उसका जो काम होता है वो कार्य आवंटन नियमावली 1961 की इसके तहत काम करती है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 77 सब क्लॉज 3 से प्रेरित हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उत्तम कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उसके पास एक शक्ति दी गई है जिसमें वो जो काम है भारत सरकार के जितने भी काम हैं, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति के नाम पे ही भारत सरकार के सभी काम होते हैं। इस वजह से जो राष्ट्रपति है उसको ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो जो भी काम है वो मंत्रियों के बीच में मतलब बांटने के लिए अलग से नियम बनाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का गठन करता है। तो ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो स्थायी समिति जो भी हैं उनका गठन करता है और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करता है। और जो भी उनके काम हैं उनको कौन निर्धारण करता है, प्रधानमंत्री। वह समितियों की संख्या को बढ़ा या घटा सकता है। तो समितियों की जो संख्या है वो बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। शुरुआत में 1994 में इसमें 13 समितियां थीं, उसके बाद से 2013 में 10 हो गईं और वर्तमान समय में 8 हैं। तो समितियों के अलावा विभिन्न मुद्दों विषयों को देखने के लिए मंत्रियों की कई समूह गठित किए जाते हैं। तो इन समितियों के अलावा अलग अलग विषयों और मुद्दों को देखने के लिए भी मंत्रियों का कई समूह मतलब मंत्री समूह एक गठित किया जाता है। तो मंत्रिमंडलीय समिति की भूमिका क्या है? इन समितियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए, जो मंत्रिमंडल है उसका जो काम है उसको कम, जो कार्यभार है उसको कम करने के लिए इसका गठन किया जाता है। वे नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं। ये समितियां श्रम विभाजन एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो इनका मुख्य काम क्या है कि ये जो ये मतलब ये
समितियां जो हैं वो श्रम विभाजन, जो भी एक किसी खास मंत्री के ऊपर काम दिया गया है तो उसको मदद करने के लिए समितियां बनाई गई हैं, जिससे कि श्रम विभाजन का काम हो जाता है। वे न केवल मुद्दों को हल करती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय भी लेती हैं। तो ये क्या करती हैं, काफ़ी सारे निर्णय भी इनके द्वारा लिया जाता है। हालांकि मंत्रिमंडल इनके फैसलों की समीक्षा कर सकता है। तो ये जो निर्णय लेते हैं, इनके फैसले जो हैं उस मंत्रिमंडल पे बाध्य नहीं होते हैं, तो मंत्रिमंडल इनके फैसलों की समीक्षा भी करता है। मंत्री समूह ये कुछ आकस्मिक मुद्दों और महत्वपूर्ण समस्याओं पर मंत्रिमंडल को सिफारिश देने के लिए गठित की तदर्थ निकाय होती हैं। तो अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हो गए तो उन सभी का समस्या पर जो भी सिफारिश दी जाती है मंत्रिमंडल को, वो देने के लिए इनका गठन किया जाता है मंत्री समूह का। इनमें से कुछ जीओएम को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का भी अधिकार है, जबकि अन्य केवल मंत्रिमंडल को सिफारिश देते हैं। तो कुछ जीओएम ऐसे होते हैं जिसकी अपने तरफ से निर्णय भी ले सकते हैं, और बाकी जो अन्य हैं वो सिर्फ मंत्रिमंडल को सिफारिश देने का ही काम करते हैं। ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और प्रभावी साधन बन गया है। तो अलग अलग मंत्रालयों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक काफ़ी बेहतरीन साधन बना हुआ है। संबंधित मंत्रालयों को नेतृत्व करने वाले मंत्रियों को संबंधित जीओएम में शामिल किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात उन्हें भंग कर दिया जाता है। तो जब तक जीओएम का काम रहता है तब तक उसका गठन करके उससे सिफारिशें मांगी जाती हैं, और जैसे ही उनका काम ख़त्म हो गया उसके बाद उनको भंग करके हटा दिया जाता है।